नेपाल में वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री इतने डर गए कि इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर में बैठे और उड़ गए, यानी भाग गए। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी जनता ने, वहां के युवाओं ने सड़क पर उतर के संसद पे चढ़ के पूरी सत्ता को बेदखल कर दिया, संसद को आग के हवाले कर दिया। इसे लेकर आपने सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक पर बहुत कुछ देखा सुना होगा। वैसे तो आपको पता है, गोदी मीडिया सब कुछ अपने हिसाब से, यानी बीजेपी के हिसाब से दिखाता है, मोदी सत्ता के हिसाब से दिखाता है। जो उनके लिए नुकसानदायक होगा वो नहीं दिखाया जाएगा, जो फायदेमंद होगा वही चलेगा गोदी मीडिया पर। तो नेपाल को लेकर भी गोदी मीडिया ने अपनी, यानी बीजेपी की सुविधा को चुन लिया है। मुद्दा कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, उस पर तो बात करेंगे। मगर एक विशेष बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी नेपाल के राजनीतिक संकट पर उस बिंदु को कोई भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारक है नेपाल के इस राजनीतिक संकट के पीछे। और जो लोग नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, वही लोग भारत के आसपास तमाम देशों में राजनीतिक संकट यानी तख्ता पलट के पीछे रहे। और जाहिर सी बात है, जब आसपास वो लोग नजर गड़ाए हैं तो भारत कहां तक अछूता रहेगा या नहीं रहेगा हमें नहीं मालूम। अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर अपने आप में नेपाल के इस अचानक पैदा हुए राजनीतिक संकट के बारे में बहुत कुछ कहती है। इसे ध्यान से निहार लीजिए, इसके पीछे बहुत कुछ है। एकदम आसान भाषा में सब कुछ आपको बताएंगे। और सिर्फ बात नेपाल की ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में होगी। क्योंकि हर जगह वही एक अदृश्य शक्ति है जो समय समय पर उथल पुथल मचाने का कारक मानी जाती है। वो अदृश्य शक्ति कौन है, उस पर तो हम बात करेंगे ही। चर्चा ये भी करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अब तक के सबसे असफल प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं कूटनीति के मामले में। गोदी मीडिया को पाल पोस के खुद को विश्वगुरु बुलवाना अलग बात है, मगर जमीन पर विश्वगुरु वाले काम करना और उसका रिजल्ट देना बिल्कुल अलग बात है। तो हुजूर किस तरीके से विश्वगुरु का वह भी नहीं बन सके, सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। देखिएगा इनका नेतृत्व कितना कमजोर है। वहीं सोशल मीडिया पर विपक्ष के कई नेता, पत्रकार और अन्य लोग भी नेपाल की घटना के बाद भारत को लेकर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। गोदी मीडिया की खूब चर्चा हो रही है। इन सब पर एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अभी तक शायद किसी ने भी इस बिंदु पर बात नहीं किया। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति बताई जा रही है जिसने साउथ एशिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दिया अपने हिसाब से। अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। एक देश है अमेरिका और एक है चाइना, रसिया। अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है और चाइना उसे वैश्विक स्तर पर कंपटीशन देता हुआ दिख रहा है। कई क्षेत्रों में तो लीड करता हुआ भी देखा जा सकता है। मगर हम सब जानते हैं, जो पुराना मठाधीश होता है ना, यानी किसी भी क्षेत्र में जो पुराना खिलाड़ी है, जिसका सब कुछ जमा जमाया है, अपनी सत्ता, अपनी मठाधीशी को छोड़ना नहीं चाहता। उसे चैलेंज बर्दाश्त नहीं होता। एक कहावत है कि जल में रहे मगर से बैर, यानी जिस पानी में रहना है उस पानी के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो भारत के आसपास यानी दक्षिण एशिया में, खुद भारत को भी ध्यान में रखिएगा, जिन भी देशों ने ऐसा काम किया जो अमेरिका को पसंद ना आया हो या फिर चीन के हित का हो, अमेरिका के स्वाभिमान को चुनौती देने वाला हो, वहां बड़े स्तर पर राजनीतिक संकट पैदा हुए। यहां हमें भारत के प्रधानमंत्री और उनके परम मित्र सेठ को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि याद कर लेना चाहिए। दरअसल चर्चा यह होती है कि अमेरिका ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि दुनिया के लॉजिस्टिक्स पर कुछ गिने चुने लोगों का कंट्रोल हो जाए। और आप तो जानते हैं, प्रधानमंत्री के जो करीबी सेठ हैं, परम मित्र, उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के पोर्ट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। दुनिया के किसी भी हिस्से के लिए समुद्री पोर्ट बेहद अहम चीज होता है। और यह भी सबको पता है कि सेठ को धंधा दिलवाने में प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान होता है। पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए, तब नेपाल की कहानी अपने आप कुछ ज्यादा ही समझ में आएगी। याद करिए, साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट की कहानी सामने आई। यहीं पर खबर यह भी थी कि भारत के विश्वगुरु संभवतः विंड एनर्जी का सबसे बड़का वाला ठेका दिलवाने का दबाव श्रीलंका की सरकार पर बना रहे थे। आगे पीछे बहुत सारी कहानियां हमने पहले भी चर्चा किया था। मगर आर्थिक संकट भयंकर रूप से पैदा हुआ, लोग सड़क पर उतरे और तख्ता पलट हो गया, यानी नेता पलट हो गया। इसी तरह पाकिस्तान को याद करिए, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूसी राष्ट्रपति से भेंट मुलाकात करके निकले और तख्ता पलट हो गया, जेल चले गए। अब कोई रूस या चीन से संबंध बनाए तो तकलीफ किसे होती है, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। अगला नंबर आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में बिजली का ठेका सेठ को मिला, अडानी सेठ को मिला। आरोप
आरोप लगा कि भारत की जनता का भी अहित है, बांग्लादेश की जनता का भी। हमारा नुकसान यह था कि प्रदूषण हम झेलेंगे, यानी कचरा हम झेलेंगे, बिजली जाएगी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की जनता का नुकसान यह था कि कहा गया कि बहुत महंगी बिजली सरकार खरीद रही है। इसके बाद बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन होता है, राजनीतिक असंतोष पैदा होता है, सरकार पलट जाती है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भागना पड़ता है और भाग के विश्वगुरु की झोली में आके टपक जाती हैं और भारत में बिठाई गई हैं। उन पर भी लोकतंत्र को तबाह करने के बहुत सारे आरोप लगे, चोरी चकारी करके चुनाव जीतने के आरोप लगे। जनता नाराज हुई, नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटा गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। श्रीलंका और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो पश्चिमी ताकतों के दो हित सधते हुए नजर आए। पहला तो ये कि दोनों ही देश चीन से नजदीकी बनाते हुए दिख रहे थे, तो जो नजदीकी बनाने जा रहा था उसको पलट दिया गया। और दूसरा कि भारत से जो सेठ दुनिया के अलग अलग कोने में पोर्ट पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में थे, उन सेठ को भी झटका लग गया। यानी एक तीर दो निशाने, और दो ही नहीं, 3-4 निशाने कहिए। चीन का पलड़ा भी तो हल्का हुआ। मैं यहाँ बहुत ज्यादा आंकड़ों में और गहराई से चीजों को नहीं ले जा रहा हूँ, खाली ऊपर ऊपर की कहानी बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम कम शब्दों में कहानी समझ में आ जाए। अफगानिस्तान में भी पिछले सालों में मानवाधिकार को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, बवाल मचा। भूटान में भी खनन के विरोध में आवाज उठी, मानवाधिकार के मुद्दे उठे। मालदीव में भी जनता का विरोध और सत्ता के खिलाफ नाराजगी की घटनाएं सामने आई। यानी साल 2022 में श्रीलंका की जनता सड़क पर उतरी, राष्ट्रपति भवन में घुस गई, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, और उसके बाद IMF से पैसा आने लगा। IMF में किसकी चलती है आप तो जानते हैं, ये पैसा पहले नहीं आ सकता था। और अब नेपाल की कहानी सबसे बदतर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री को सड़कों पर पीटा गया है दौड़ा दौड़ा के, मंत्रियों को मारपीट करके घायल कर दिया गया है। संसद, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन पर भी हमले की खबर है। संसद में तो आग लगाने की वीडियो सामने आ रही है। भारत का गोदी मीडिया बता रहा है कि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम हैंडल्स पर बैन लगा दिया। इससे युवा नाराज हो गया। ये एक पिन पॉइंट हो सकता है, मगर यही सब कुछ नजर नहीं आता। लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि नेपाल का प्रधानमंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। प्रधानमंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, सत्ता घमंड में चूर रहती है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती और पूरी सरकार केवल व्यापारियों के लिए काम कर रही है, यानी सेठों के लिए काम कर रही है। और जब गोदी मीडिया किसी मामले पर रिपोर्टिंग करता है तो मैंने कहा है कि सावधानी से सुनिया करिए, क्योंकि वो गोदी मीडिया का नहीं बल्कि भाजपा का स्टैंड होता है, मोदी सत्ता का स्टैंड होता है। ये लोग सरकार के खिलाफ नाराजगी के कारणों में भ्रष्टाचार को छिपाकर सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को दिखा रहे हैं। शायद वजह यह होगी कि कहीं भारत की जनता भी भ्रष्टाचार को झांकने न लग जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुजूर का सिस्टम डरा हुआ है। बहरहाल भारत एक जिम्मेदार देश है। हमारे पुरखों ने हमें जो लोकतंत्र दिया है, जो संस्थाएं बनाकर दी हैं, वो जिम्मेदार हैं। उसमें बैठे लोग भले ही कुछ गड़बड़ निकल जाएं, मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई परिस्थिति उम्मीद है कि पैदा नहीं होगी। विविधताओं से भरा हुआ देश है, ना तो हम नेपाल है, न बांग्लादेश, न श्रीलंका, न पाकिस्तान, मगर समस्याएं तो हैं, जनता की समस्याएं हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेपाल की। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। अभी हफ्ते भर पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली चीन से SCO समिट में गए थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, खूब सम्मान मिला कि देखो देखो भारत वालों को तो कुछ नहीं मिला, उनको वापस भेज दिया, प्रधानमंत्री मोदी को वापस भेज दिया, और हमारे वाले को कितना सम्मान मिल रहा है, मोदी का कहीं अतः पता नहीं है। और नेपाल के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिल गया। यानी चीन से सम्मान पाए हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता कि नेपाली प्रधानमंत्री की सत्ता ही चली गई। समझने वाली बात यह है कि नेपाल की यह सरकार चीन से कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर रही थी। अब चीन से दोस्ती किसको खटकती है, मैंने शुरुआत में बता दिया। आप पिछले 5-6 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। भारत के आसपास जितने भी देश हैं, ये अलग बात है कि सत्ता बदलने के बाद लोगों के हालात सुधरे कि नहीं, वहां कुछ बदलाव हो रहा कि नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जनता नाराज होगी तो सड़क पर उतरेगी, इसमें किसी अन्य देश का रोल कैसे कह सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इसीलिए पश्चिम के इस देश को मठाधीश कहा जाता है। नेपाल में अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों को बैन करने का मामला मेरी नजर में सिर्फ पिन पॉइंट है। जनता के बीच नाराजगी रही होगी भ्रष्टाचार को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, मगर चीन में नेपाली प्रधानमंत्री का सम्मान, गहरे होते रिश्ते और उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाना, चीन की कंपनी टिकटॉक को छोड़ देना और फिर लोगों का सड़क पर उतर जाना, तमाम सरकारी भवनों पर हमला करना, पूरी सरकार पर इतना जोरदार हमला हो जाना, यह सब कुछ सामान्य तो नहीं है और बिना किसी अदृश्य शक्ति के जरा मुश्किल लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने वाले विश्वगुरु का वह भी नहीं बन पाए, तो वो क्यों? इसका जवाब आप खुद ही देख लीजिए। एक आदमी है जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, बहुत मजबूत हूं, मगर उसी के पड़ोस में रहने वालों को कोई भी आके मार पीट के चला जाता है और इसे खबरें नहीं लगती है कि क्या हो रहा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को ताकतवर कहेंगे? भारत के आसपास जितने भी देशों में इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, क्या ये भारत की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की बहाली के लिए, जनता की मजबूती के लिए कोई प्रयास करें? बनने चले थे विश्व गुरु और यहाँ दक्षिण एशिया के भी गुरु नहीं बन पा रहे हैं। एक तरफ चीन तमाम देशों को बुला के अपने साथ खड़ा कर लेता है, दूसरी तरफ भारत के तमाम पड़ोसियों के भीतर ऐसा बवाल मचा हुआ है, तो फिर आप काहे के विश्व गुरु? खाली अंधभक्तों को बरगलाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए, या फिर खाली सेठ को धंधा दिलाने के लिए सारी गुरुगिरी खप जाती है?
है। पड़ोस में श्रीलंका में इतना कुछ हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की खबर है, तमाम नेता सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, तो भारत इन सब के बीच क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ 10 मिनट में हो गया। सबकी अपनी अपनी एजेंसियां होती हैं। क्या इसमें कुछ भी किसी को मालूम नहीं है कि पड़ोस में क्या घटित हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भारत के आसपास लगभग सभी देशों में कोई विदेशी शक्ति इतना सब कुछ करवा लेती है कथित रूप से, तो हमारे यहां होने का क्या मतलब है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा ट्रिलियन वाला इकोनॉमी, क्या आपकी 8,500 करोड़ की जो जहाज है वो खाली दुनिया भर में घूम घूम के सेठ को धंधा दिलाने के काम आती है? सोचिए, भारत के पड़ोस में चीन या अमेरिका आकर यदि दादागिरी दिखा रहे हैं तो भारत की हैसियत क्या नजर आती है? नेपाल से खबरें आ रही हैं कि कई मंत्रियों के घर जला दिए गए, दफ्तरों में आग लगा दी गई, आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन में घुसे और नारा लगाने लगे कि ओली चोर गद्दी छोड़। लगभग सभी बड़े राजनीतिक पद खाली हो चुके हैं। इन परिस्थितियों को देखकर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा कि हमारे यहाँ सबसे पहला निशाना गोदी मीडिया बनेगा। छात्र युवाओं की समस्याओं पर आज तक एक भी प्रोग्राम बनाया क्या? महंगाई, शिक्षा का निजीकरण, नौकरियां बंद, पकौड़े तलने की सलाह, कभी इस पर बात की? अभी भी समय है। नेहरू पर आरोप लगाना छोड़ दो। राहुल की छुट्टी हिंदू मुस्लिम करने के बदले स्टूडेंट्स, युवाओं की समस्याओं पर बात करो। वैसे यहीं पर आपको याद दिला दें, आज ही बिहार में नौकरी को लेकर युवा सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के लाठियों से बुरी तरह से पीटा है। इसे लेकर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं कि यह तस्वीर पटना की है। ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक की नौकरी मांग रहे थे, बिहार पुलिस लाठी दे रही है। भूलो मत, ये भी जेन जेड ही है। यानी जिस उम्र के युवाओं ने नेपाल में यह तांडव मचाया है, सरकार को पलट दिया है, उसी उम्र के बिहारी युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि संसद में आग लगाने का मतलब है कि लोकतंत्र से मोह खत्म हो चुका है। बंदूकें केवल हाथ बदलती हैं, अपना कैरेक्टर नहीं। नेपाल को समझना होगा कि हिंसक विद्रोह लोकतांत्रिक उद्देश्य के खिलाफ साबित होता है। उसे शांति की राह पर लौट आना चाहिए। आक्रोश और हिंसा के फर्क को हासिल करना होगा, वरना कोई तीसरा फायदा उठाएगा। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति को दबाने का यह खेल ज्यादा चलने वाला नहीं। सोशल मीडिया, अखबार या चैनल नहीं है कि संपादक और मालिक के जरिए गला घोंट दिया जाए। बांग्लादेश से तुलना की जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन के कारणों को नेपाल में ही देखना होगा। भ्रष्टाचार और दमन का तरीका जनता सहन नहीं करेगी। चुप रह जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि जनता भी शामिल हो गई है। राजीव ध्यानी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। इनका कहना है कि ये बिल्कुल एक पैटर्न चल रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर भी कोलंबो और ढाका का प्रयोग दोहराया जा रहा है। राजधानी में हजारों छात्र युवा जमा होते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश में गोलियां चलती हैं, आंदोलन उग्र हो जाता है और संसद का घेराव होता है। सर्वोच्च नेताओं के घर में आग लगाई जाती है। प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर सेना के हेलीकॉप्टर में किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। पता नहीं यह संयोग है या प्रयोग। अगर प्रयोग है तो किसका है? जो भी हो, चिंता की बात यह है कि हमारे पड़ोस में हो रहा है, इसलिए और भी चिंता की बात है। लेकिन शुक्र है कि हमारे लोकतंत्र की इमारत इतनी कमजोर नहीं है। इसके लिए आजादी के समय की हमारी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहिए। यह अलग बात है कि कारपोरेट के काले धन से पोषित दीमकों का बहुत बड़ा परिवार हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने में लगा है। आइए इस विशाल दीमक परिवार से अपने लोकतंत्र को बचाएं, वरना श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह हमें भी लंबी अराजकता और असुरक्षा में घिरते देर नहीं लगेगी। वैसे कहा जाता है कि जनता को एक हद से ज्यादा प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बात जब हद से गुजर जाती है तो बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए हैं। उनकी जांच एजेंसियां केवल विपक्षियों को जेल में डालने के लिए ही काम करती हैं। देश के बाहर क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, किसी को कुछ अता पता नहीं। वैसे अमेरिका वाले एंगल पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जरा भक्तों से पूछिए कि जिन लोगों से न तो आतंकवादी संभल रहे हैं, न भारत की जमीन संभल रही है, न पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है उसकी खबर है, वो लोग आखिर विश्वगुरु बनेंगे कैसे? हाँ, अगर वही जुगाड़ लगाना है कि बेटे को अपने बाप का नाम रोशन करना है तो बाप का नाम लिख के उस पर टार्च मार दो, ये अलग बात है। और हुजूर की अब तक की जो कार्यशैली रही है उसका जो परिणाम रहा है वो यही है, टॉर्च जलाने वाला। टॉर्च है गोदी मीडिया और उसके भीतर की बैटरी है पैसा, हमारे आपके टैक्स का पैसा, जो दिन रात आपके मुद्दों को छुपाकर इधर उधर ध्यान भटकाए रखता है। सोचिए, आज जाकर प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं और राहुल गांधी पिछले दिनों विदेश चले गए तो गोदी मीडिया कहने लगा कि राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए। भाजपा के नेता रविशंकर कहने लगे कि पंजाब में होना चाहिए, विदेश में घूम रहे हैं। जबकि यही गोदी मीडिया 15 दिन में एक बार भी नहीं पूछ पाया कि प्रधानमंत्री अब तक पंजाब क्यों नहीं गए। राहुल गांधी पंजाब जाकर भी क्या कर लेंगे? उनके हाथ में है बजट पास करना, मदद पहुंचाना, क्या कर लेंगे वो? मगर नहीं, सवाल होगा राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए उससे सवाल नहीं होगा। 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, वहां क्यों नहीं गए? कोई सवाल नहीं। मगर हमारा सवाल यह है कि जब सारा काम राहुल गांधी को ही करना है, सारी उम्मीद उन्हीं से है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं को देना है, तो विश्वगुरु को कुर्सी पर काहे बैठा के रखे हो गोदी मीडिया वालों? खाली कैमरा टीम के साथ वीडियो बनवाने के लिए? अरे उनसे कहो आराम करें, 75 की उम्र हो गई, 18 घंटा कितना काम करेंगे भाई? वैसे अच्छा भी नहीं लगता इतने बुजुर्ग आदमी से इतनी मेहनत करवाना। आपको क्या लगता है? ठीक लगता है ये देख के? वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।